नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे साइंस प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 18 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 17 तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताइए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, या फिर तिरुवनंतपुरम केरल में। तो देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो स्थित है कहाँ पर? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एक एजेंसी है जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लॉन्च बेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी स्थापना जो है वो 1971 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। बोलता कि पीलिया रोग, जिसको इंग्लिश में हम लोग जॉन्डिस डिजीज बोलते हैं, तो जॉन्डिस यानी कि जॉन्डिस या फिर पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? इंसुलिन की अधिकता के कारण, बिलिरुबिन की अधिकता के कारण, गैस्ट्रिक जूस की अधिकता के कारण, या फिर ग्लाइकोजन की अधिकता के कारण। तो देखिए, पीलिया रोग जो है वो होता है किसकी अधिकता के कारण? तो बिलिरुबिन के कारण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, पीलिया तब होता है जब रक्त में बहुत अधिक बिलिरुबिन, एक पीला वर्णक होता है, एक पीला पिगमेंट होता है। ठीक है, इस स्थिति को हाइपर बिलिरुबिनेमिया कहते हैं। तरल पदार्थ जैसे कि छाछ हो गया, साफ जूस हो गया, दाल का पानी हो गया, नारियल पानी और चिकन शोरबा भी हमारे शरीर को मदद करते हैं। पीलिया का निदान होने पर व्यक्ति को हर 2 घंटे में एक स्पष्ट तरल आहार लेना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, जिसको पीलिया हो गया हो उसे क्या करना चाहिए? हर 2 घंटे में एक तरल पदार्थ का आहार लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। बोलता कि भूकंप के लिए उपयुक्त सामरिक उपकरण कौन सा है? तो बताइए, इनमें से कौन है जो भूकंप को मापने का काम करता है? साउंडर, सिस्मोग्राफ, सिस्मिक, या फिर सिस्मोस्कोप। तो देखिए, भूकंप को मापने के लिए जो उपकरण का उपयोग किया जाता है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, जिसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसके आधार पर गणितीय पैमाना यानी कि रिक्टर पैमाने के जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, उसको दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बोलता है कि गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? तो बताइए, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? सर्दन ब्लास्ट विधि से, डीएनए फिंगरप्रिंट से, एमनिया सेंटेसिस से, या फिर क्रोमेटोग्राफी से। तो देखिए, गर्भ में शिशु के लिंग की जो पहचान है ना, 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है अल्ट्रासाउंड, ठीक है, उसे भी किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड से, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 6 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सामान्य तौर पर डॉक्टरों का कहना है कि शिशु के लिंग का जो निर्धारण करने के लिए एनाटॉमी स्कैन और गैर इन्वेसिव प्रीनेटल परीक्षण सबसे अच्छा होता है। सबसे विश्वसनीय और सबसे सुरक्षित विकल्प भी यही होता है। ठीक है, बाकी अल्ट्रासाउंड भी करा जाता है, तो भी याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। बोलता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? त्वचा है, हृदय है, पेट है, या फिर गर्दन है? तो देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो है त्वचा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपकी त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है। सबसे बड़े ठोस आंतरिक अंग आपके यकृत, मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय और गुर्दे होते हैं। चिकित्सा समुदाय यह भी पता लगा रहा है कि क्या संयोजी ऊतक के जाल के द्वारा समर्थित तरल पदार्थ से भरे स्थानों के नेटवर्क को भी एक अंग माना जा सकता है। तो यह भी रिसर्च चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। बोलता है कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। तो बताइए, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है किसका? एथिलीन का, आइसोप्रीन का, विनाइल क्लोराइड का, या फिर एसिटिलीन का? तो देखिए, प्राकृतिक रबर जो है एक बहुलक है किसका? तो आइसोप्रीन का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है।
प्राकृतिक रबर एक अतिरिक्त बहुलक है जिसे उष्णकटिबंध रबर के पेड़ से दुधिया तरल लेटेक्स के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन के मोनोमर 2 मिथाइल 1,1,3 ब्यूटाडाइन से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बोलता है कि प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था। तो बताइए प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था। थॉमस एडिसन ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, लियो बैकलैंड ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्लास्टिक का आविष्कार किया था किसने, तो लियो बैकलैंड ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बेल्जियम के रसायनज्ञ और चतुर बाजारकर्ता लियो बैकलैंड ने 1907 में पहली पूर्ण सिंथेटिक प्लास्टिक का आविष्कार किया था। उन्होंने पेटेंट कार्यालय में अपने स्कॉटिश प्रतिद्वंद्वी जेम्स स्विनबर्न को 1 दिन से हराया था। उनके आविष्कार, जिसे उन्होंने बैकलाइट नाम दिया था, ने गर्मी और दबाव के तहत 2 रसायनों फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल को मिला के बनाया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, बोलता कि वायुमंडल का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है। तो बताइए वायुमंडल का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर। तो देखिए वायुमंडल का सबसे ऊंचा भाग हो जाएगा एक्सोस्फेयर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे निचला भाग क्या होता है, तो होता है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसको हिंदी में क्षोभ मंडल बोलते हैं और एक्सोस्फेयर को बोलते हैं बहिर्मंडल। देखिए बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे कि हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, बोलता है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो बताइए हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। एडम ओपेनहाइमर ने, एडवर्ड टेलर ने, वेंकटेश्वरन रामन ने या फिर जॉन डाल्टन ने। तो देखिए हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एडवर्ड टेलर को अक्सर हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है। 1949 में सोवियत संघ के द्वारा अपना पहला परमाणु बम विस्फोट करने के बाद टेलर ने राष्ट्रपति ट्रूमैन को हाइड्रोजन बम के लिए एक दुर्घटना कार्यक्रम विकसित करने के लिए मनाने का काम किया, जो उनके अनुसार संभव भी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, बोलता है कि यूरेनस ग्रह किससे बना है। तो बताइए यूरेनस ग्रह किससे बना है। हीलियम एवं ऑर्गन से, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन एवं हीलियम से या फिर नाइट्रोजन एवं हीलियम से। तो देखिए यूरेनस ग्रह जो है वो बना है किससे, तो हाइड्रोजन एवं हीलियम से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे सौर मंडल के अन्य विशाल ग्रहों की तरह यूरेनस की कोई ठोस सतह नहीं होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष भाग एक ठोस चट्टानी कोर से बना है जो पानी और अमोनिया की घनी तरल परत से ढका हुआ है। ग्रह के आंतरिक भाग के आसपास का वातावरण अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, बोलता है कि गैलेनिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो बताइए गैलेनिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है। कॉपर का, निकेल का, सिल्वर का या फिर गोल्ड का। तो देखिए गैलेनिक सेल में जो है कॉपर और जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कॉपर है तो सिर्फ कॉपर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक गैल्वेनिक सेल में 2 अलग अलग धातुएं जस्ता और तांबा होता है, जो एक संचालन समाधान एक इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं और एक सर्किट को पूरा करने के लिए बाहरी रूप से भी जुड़े होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, बोलता है कि माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है। वसा, प्रोटीन, एंटीबायोटिक या फिर एंटीबॉडीज। तो देखिए माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ जो है वो मिलता है एंटीबॉडीज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए माँ का दूध शिशुओं के लिए आदर्श पोषण प्रदान करता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन और वसा का लगभग सही मिश्रण होता है। वह सब कुछ जो आपके बच्चे के विकास के लिए आवश्यक होता है, और यह सब ऐसे रूप में उपलब्ध कराया गया है जो शिशु फार्मूला की तुलना में अधिक आसानी से पच भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोलता है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। तो बताइए मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, माइकल फैराडे ने, जॉन लॉगी बेम्बर्ग ने या फिर मार्टिन कूपर ने। तो देखिए मोबाइल फोन का आविष्कार किया था किसने, तो मार्टिन कूपर ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मोटोरोला कंपनी की अपनी टीम के साथ मार्टिन कूपर ने सन 1973 में पहला मोबाइल फोन बनाया था और उसका वजन 2 किलोग्राम था। न्यूयॉर्क की एक सड़क पर खड़े होकर जब मार्टिन कूपर ने उसी फोन से पहली कॉल की थी तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी ये खोज कितनी भारी सफलता अर्जित कर लेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस पृथ्वी की वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो बताइए कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन।
तो देखिए पृथ्वी की वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस पाया जाता है वो है नाइट्रोजन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इन गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है जो कि 78.08% है। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है जिसकी मात्रा 20.95% होती है, और इसके बाद ऑर्गन 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, बोलता है कि इंद्रधनुष किसे कहा जाता है। तो बताइए इंद्रधनुष किसे कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ प्रकाश को, पानी की बूंदों का समूह को, सूर्य के आसपास का व्यापक क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंद्रधनुष कहा जाता है किसको, तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ प्रकाश को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंद्रधनुष तब बनता है जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों से बिखर कर पर्यवेक्षक की आंखों में जाती है। अधिकांश वर्षा की बूंदें अक्सर चित्रित अश्रु आकार के बजाय गोलाकार होती है, तो यह गोलाकार आकार ही है जो इंद्रधनुष को देखने की स्थिति प्रदान करता है, ठीक है। बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, बोलता है कि विषाणु बम के आविष्कारक कौन है। तो बताइए विषाणु बम के आविष्कारक कौन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, वेनी रामन, जगदीश चंद्र बोस, या फिर जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो देखिए विषाणु बम के आविष्कारक हो जाएगा कौन, तो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 16 जुलाई 1945 को जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी परीक्षण स्थल पर पहली बार परमाणु बम विस्फोट किया। विस्फोट लॉस एलामोस प्रयोगशाला से 200 मील से अधिक दूर हुआ जहां उन्होंने हथियार बनाए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, बोलता है कि मानव शरीर में कितने इंद्रियां होते हैं। तो बताइए मानव शरीर में कितने इंद्रियां होते हैं, 4, 5, 6 या 7। तो देखिए मानव शरीर में 5 इंद्रियां होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंद्रियां किसी विशेष भौतिक घटना की प्रतिक्रिया में अलग अलग रंगों और तंत्रिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से व्याख्या के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करती है। ये इंद्रियां हमारे जुड़ाव और पर्यावरण के साथ हमारी बातचीत को नियंत्रित भी करती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो देखिए आँख, कान, नाक, जीभ और एक त्वचा है, ठीक है, तो ये 5 याद रखिएगा, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ठीक है। के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, बोलता है किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाली रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है। उच्च रक्तचाप के लिए, सुखंडी के लिए, मधुमेह के लिए, या फिर पीलिया के लिए। तो देखिए सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है उच्च रक्तचाप के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आयुर्वेद में सर्पगंधा का उपयोग उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, अस्थमा, तीव्र पेट दर्द और दर्दनाक प्रसव के उपचार और न्यूरोसाइकियाट्रिक विकार, मनोविकृति और सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इतना बीमारियों के लिए सर्पगंधा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, बोलता है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो बताइए कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। CV रमन ने, HJ भाभा ने, S चंद्रशेखर ने, या फिर जगदीश चंद्र बोस ने। तो देखिए कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, तो S चंद्रशेखर ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन C का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 19 साल की उम्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि सितारों का अपने जीवन के अंत में ढह जाना तय है। उनका विचार विवादास्पद था लेकिन उनके शोध ने ब्लैक होल की खोज का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, ठीक है। उसके बाद इस सेट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, बोलता है कि धरती का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो बताइए धरती का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, या फिर यूरोप। तो देखिए धरती का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महाद्वीप सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक हैं, जैसे कि सबसे बड़ा हो गया एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और सबसे छोटा हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जब भूगोलवेत्ता किसी महाद्वीप की पहचान करते हैं तो वे आमतौर पर उससे जुड़े सभी द्वीपों को शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए जापान एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है, उसी तरह भारत भी एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो इसी तरह अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग कंट्री को सिचुएटेड करा गया है, ठीक है। तो बस इतना ही था। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले सेट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।